हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमपी सेट 2024 मैथमेटिकल साइंस के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये सॉल्यूशन पार्ट 2 है। इसकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं और अपना स्कोर एनालिसिस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर कह रहा है, if fz is continuous on contour C of length L and mod of fz is less than equal to m for every point z on C, then which of the following option is correct। तो ये एक वेल नोन रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसको हम एम एल इनइक्वलिटी बोलते हैं कि इंटीग्रल जो fz है ओवर कंटूर सी, इसका जो मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस है वो लेस दैन इक्वल टू एम एल हो जाता है, इसलिए इसको एम एल इनइक्वलिटी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए लाइक करना ना भूलें। कमेंट करें अगर आपको कहीं पर डाउट है। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट में कह रहा है कि सी कोई रेक्टिफाइबल आर्क है जेड इक्वल टू ए टू जेड इक्वल टू बी, देन जो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल ओवर सी ऑफ डी जेड, ये कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो रेक्टिफाइबल कर्व में हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम चाहें तो ले सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं जो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर रहा है। अगर इसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखें तो हो जाएगा जेड टी इक्वल टू 1 माइनस टी टाइम्स ए और प्लस टी टाइम्स बी, इसलिए डी जेड कितना हो जाएगा, डी जेड बाई डी टी, ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, और टी वेरी करेगा 0 to 1 क्लोज इंटरवल में, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to 1 डी जेड बाई डी टी इंटू डी टी, और इंटीग्रेट कर देंगे तो डी जेड बाई डी टी की वैल्यू है बी माइनस ए टाइम्स डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, और अपर लिमिट रखेंगे 1 और लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो अल्टीमेटली आ जाएगा b माइनस ए, इसलिए जो ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लोज्ड कर्व मेंशन नहीं है, तो अगर ये क्लोज्ड कर्व होता तब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट कॉसी इंटीग्रल फार्मूला है। यहाँ पर फंक्शन एफ जेड रेगुलर है विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कंटूर सी एंड जाई बी पॉइंट विद इन सी, देन एफ ऑफ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यही कॉसी इंटीग्रल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। इसको हम जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए डी जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में। तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, पूछ रहा है कि इसके पास पोल कितने होंगे और कितने ऑर्डर के होंगे। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, एफ जेड को लिख सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं एफ जेड को, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 को जेड माइनस आई इंटू जेड प्लस आई लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस आई स्क्वायर इंटू जेड प्लस आई स्क्वायर। इसलिए इसके पास दो पोल हैं, आई और माइनस आई, और दोनों पोल डबल ऑर्डर के हैं, 2 ऑर्डर के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2 डबल पोल्स, 2 पोल्स हो जाएंगे और दोनों डबल ऑर्डर के हैं, डबल है, रिपीटेड है, इसलिए 2 डबल पोल्स हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर कह रहा है द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स पॉइंट्स Z1 इक्वल टू इन्फिनिटी, Z2 इक्वल टू आई एंड Z3 इक्वल टू 0 इनटू द पॉइंट्स W1 इक्वल टू 0, W2 इक्वल टू आई एंड W3 इक्वल टू इन्फिनिटी रिस्पेक्टिवली इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक चीज़ तो क्लियर है, ये इन्फिनिटी को कहाँ भेज रहा है, 0 पर भेज रहा है और 0 को भेज रहा है इन्फिनिटी पे। तो यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि ये इन्वर्जन टाइप का बाइलिनियर मैप होगा। W इक्वल टू अगर -z करेंगे तो ये 0 को 0 पर भेजेगा और इन्फिनिटी को इन्फिनिटी पर भेजेगा, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। ऐसे ही ये इन्फिनिटी को इन्फिनिटी पर भेज रहा है और हमें ऐसा चाहिए जो इन्फिनिटी को 0 पर भेजे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं करेक्ट हो सकता है। अगर हम W इक्वल टू 1/z की बात करें तो ये इन्फिनिटी को 0 पर और 0 को इन्फिनिटी पे तो भेज रहा है, लेकिन अगर हम I की इमेज देखें 1/i यानी कि z इक्वल टू आई को ये कहाँ पर भेजेगा, 1/i पे। तो 1/i इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो i/i² यानी कि -i। तो 1/z ऐसी मैप है जो इन्फिनिटी को 0 पर और 0 को इन्फिनिटी पर भेज रहा है और i को -i पर भेज रहा है, इसलिए ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। जो करेक्ट बाइलिनियर मैप होगी W इक्वल टू -1/z, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है इस पेपर का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर कह रहा है कि अ जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन fz इज़ वैल्यू ऑफ z फॉर व्हिच fz इक्वल टू 0। जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए वो पॉइंट 0 कहलाते हैं या रूट कहलाते हैं। तो यहाँ पर 0 की जो डेफिनीशन है, 0 ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या है, दोज पॉइंट एट विच फंक्शन इज़ 0। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे z की वैल्यू जहाँ पर एनालिटिक फंक्शन f की वैल्यू 0 हो जा रही है वो कहलाएंगे ज़ीरोज़ ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन की ज़रूरत है, स्पेस की ज़रूरत है, इसलिए मैंने एक नई विंडो ओपन किया है। यहाँ पर दिया है कि इस फंक्शन का रेसिड्यू निकालना है एट पॉइंट z इक्वल टू ai पर। तो इस फंक्शन को अगर हम देखें तो पहले हम लिख सकते हैं, अगर हम इसे fz से रिप्रेजेंट करें तो fz इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/z² प्लस a² को लिख सकते हैं z प्लस ai इंटू z माइनस ai, और इसका होल स्क्वायर है तो पावर 2 दोनों जगह हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें एट z इक्वल टू ai पर ये जो फंक्शन है fz, इसके पास डबल पोल है और डबल पोल है, इसलिए जो फंक्शन का रेसिड्यू है, रेसिड्यू ऑफ f एट पॉइंट z इक्वल टू ai, ये क्या हो जाएगा डबल पोल के लिए, ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू ai d/dz ऑफ z माइनस ai का होल स्क्वायर चूँकि डबल पोल है इनटू fz, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू ai d/dz ऑफ डेरिवेटिव ऑफ z माइनस ai से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आएगा हमारा, बचेगा ये कैंसिल हो जाएगा ये फैक्टर और आएगा हमारा 1/z प्लस ai का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू ai, डिफ्रेंशिएट करने पर मिलेगा -2/z प्लस ai का क्यूब, और जैसे ही लिमिट रखेंगे z इक्वल टू ai तो ये हो जाएगा -2/ai प्लस ai 2ai हो जाएगा, 2ai का क्यूब यानी कि -2/-8 a क्यूब i, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो 1/4, और i से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो i/ नीचे आएगा 4a क्यूब
आई स्क्वायर माइनस साइन देगा तो यहाँ पर आ जाएगा -i/4a³, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ C इज़ द सर्किल mod of z = 3, then by Cauchy integral formula integral of this over contour C is equal to, अगेन हमें Cauchy इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं, जो कंटूर है कंटूर e⁻²z अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 dz। इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर ले, दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दें, तो ये हो जाएगा c 1 अपॉन z माइनस 2 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 e⁻² हो जाएगा dz। और इससे तो हम इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं, c इंटीग्रल ओवर c z माइनस 2 e⁻z dz और माइनस इंटीग्रल ओवर कंटूर c 1 अपॉन z माइनस 1 e⁻²z dz। अब कॉसी इंटीग्रल फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्किल दिया है वो रेडियस 3 का है और यहाँ पर जो 1 है और यहाँ पर जो 2 है, दोनों सर्किल का इंटीरियर पॉइंट है। इसलिए बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज़ इक्वल टू बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला 2πi टाइम्स f ऑफ, यहाँ पर जो फंक्शन है f है, f मीन्स fz इक्वल टू e⁻²z। तो बाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला 2πi f ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा, माइनस जो सेकेंड इंटीग्रल है वो हो जाएगा 2πi f ऑफ 1 के बराबर। तो इसकी वैल्यू 2πi हम कॉमन ले सकते हैं, 2πi और f ऑफ 2 की वैल्यू e⁻4 और f ऑफ 1 की वैल्यू e² हो जाएगी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, MP सेट 2024 का, जो मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आइए इसको चेक करते हैं कैसे इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि C कोई सर्किल है, ये mod of z प्लस 3i = 1, देन बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला इस इंटीग्रल की वैल्यू ओवर कंटूर C क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर जो सर्किल दिया है, सर्किल को अगर हम ध्यान से देखें तो सर्किल क्या है, सर्किल है, इसका जो सेंटर है -3i है, 1 2 3, ये सर्किल है, -3i इसका सेंटर है यहाँ पर, और ये 1 रेडियस का है, तो कुछ सर्किल ऐसे होगा, ठीक है। और अगर हम देखें इस इंटीग्रल को देखें तो इस इंटीग्रल के दो पोल हैं, एक z = 0 और एक है दूसरा z = -πi। तो z = -πi यहाँ पर इस सर्किल के अंदर होगा, पाई की वैल्यू समथिंग आप 3.14 जो भी आप लेना है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपका ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, -πi को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये z -πi होता तब तो इसका जो सिंगुलर पॉइंट है इस सर्किल के अंदर कोई भी नहीं आता, एक z = 0 होता और z = πi हो जाता, जो अपर हाफ प्लेन पे रहता। तो उस केस में ये कॉसी इंटीग्रल फार्मूला से इसकी वैल्यू 0 हो जाती, क्योंकि इस सर्किल के अंदर या सर्किल में ये फंक्शन एनालिटिक हो जाता और इसके लिए इसका इंटीग्रल 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर इस सर्किल के अंदर एक पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की सिंगुलरिटी एग्जिस्ट कर रही है, और वो पॉइंट क्या है, -πi। तो इसलिए जो ये इंटीग्रल की वैल्यू है, ये इंटीग्रल ओवर C, सर्किल C 1/z, z
माइनस पाई आई, ऐसे हम लिख सकते हैं डी जेड। ये कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर सी 1/z अपॉन जेड माइनस पाई आई, ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो माइनस पाई आई है ये सिंगुलर पॉइंट है या पोल है इस फंक्शन का, इसे इंटीग्रल में, और ये इस सर्किल के अंदर है, यानी कि सर्किल के अंदर यहाँ पर एक सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए बाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 पाई आई इंटू 1 अपॉन, यहाँ पर अगर हम एफ जेड देखें तो एफ जेड क्या है 1/z के बराबर है, इसलिए एफ ऑफ ए हो जाएगा, ए यहाँ पर माइनस पाई आई है तो इसलिए 1 अपॉन माइनस पाई आई हो जाएगा, और ये पाई आई कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू -2 होनी चाहिए, और -2 यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मेरा कैलकुलेशन सही है या नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आई होप लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि द रेसिड्यू ऑफ दिस फंक्शन, कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, एट द पोल z = 1 क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, यहाँ पर 4 ऑर्डर का पोल है z = 1 पर, जो इस फंक्शन का पोल है वो 4 ऑर्डर का है। तो अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, हमें 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस फंक्शन को। इस फंक्शन को 3 बार डिफ्रेंशिएट करके z = 1 पर लिमिट लेना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम स्मार्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक रिज़ल्ट है, अगर आप चाहें तो पोनोसामी की बुक में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक में आपको मिल जाएगा। वो ये है कि अगर फंक्शन f ऐसा है कि -z और f ऑफ z-z0, ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो जो रेसिड्यू होगा फंक्शन का, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन f एट z0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बताता है कि जो फंक्शन है वो z-z0 में इवन फंक्शन है। तो अगर z-z0 पर इवन फंक्शन है तो उस फंक्शन का रेसिड्यू एट z0 0 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इस फंक्शन को हम fz नाम दें तो fz-1 जो वैल्यू आएगी, fz-1 की जो वैल्यू आएगी, इसका मीनिंग है कि जहाँ पर z-1 है, अगर उसको हम -z-1 से रिप्लेस कर दें और जो वैल्यू है वो वही वैल्यू है जो ओरिजिनल फंक्शन की थी, तो रेसिड्यू 0 हो जाएगा। अब ऐसे देखिए, यहाँ पर अगर z-1 की जगह पर -z-1 कर देंगे, तो क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, -z-1, इसको रिप्लेस करेंगे तो इसकी पावर 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगेन z-1 ही हो जाएगा, z-1 की पावर 4 हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसकी वजह से z-1 में ये इवन फंक्शन है और इसकी वजह से इसका जो रेसिड्यू है एट 1 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम इस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। ये थ्योरम 8.60 है, एस पोन्नोसामी की बुक में पेज नंबर 290 पे मेंशन्ड है। ये है कि इफ़ f इज़ इवन इन z-z0 मीन्स कि f ऑफ z-z0 इक्वल टू f ऑफ -z-z0 है, और साथ में इट हैज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू z0, देन रेसिड्यू ऑफ f एट z0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन है z-1 में इवन फंक्शन है, अगर z-1 की जगह पर -z-1 रख लें तब भी फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, इवन है, पावर यहाँ पर 4 है,
इसकी वजह से माइनस z-1 भी रखेंगे तब भी ये चेंज नहीं होगी, इसकी वजह से इसकी सिंगुलरिटी 0 हो जाएगी। ये एक्चुअली बस इतना इंश्योर कर रहा है कि जो फंक्शन होगा उसका जब हम लॉरेंट सीरीज एक्सप्रेशन करेंगे तो वन अपॉन z-z0 की जो कोफिशिएंट है वो 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि z-z0 में जो फंक्शन है वो इवन है, तो जो भी सीरीज़ एक्सप्रेशन में जो भी z-z0 की पावर आएंगी वो हमेशा इवन रहेंगी। अगर ये ऑड हो जाएगी तो z-z0 में फंक्शन इवन नहीं रह पाएगा, इसलिए इसका अप्लाई कर रहे हैं। और 1/z-z0 का ही जो कोफिशिएंट होता है वही तो रेसिड्यू कहलाता है, इसकी वजह से इसका रेसिड्यू 0 हो जाएगा। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।